Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss about the uh, chapter 4 and 5, that is the child development policy program for the children. So in this video we will discuss about this chapter. So now let us start. Now who is child? Child कौन है? कुछ लोग 20 साल के होते हैं वो भी अपने आप को बच्चा ही समझते हैं. So आप कैसे बताएंगे who is child? So you have to know about this. So when we talk about biologically, childhood is basically between the infancy and the adulthood. So what should be the age for the child? So in the United Nations Convention on the Right of Child, UNCRC, in 1989 precisely defined the term child as any human beings below the age of 18. जो 18 साल से कम है, उसकी उम्र कम है, तो वो चाइल्ड कहलाएगा. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सो इसको आप याद कर लेना. Next, child development. So when we talk about the child and the development, so basically development concerned with the biological, psychological, emotional condition of human being between the birth and the conclusion of the adolescent. तो उसको बोलेंगे child development. So development in the various aspects like the biological dimension, psychologically, emotionally. So these are the conditions for the development of the child. एंड दी ग्रोथ रेफर टू द ऑर्गेनिक चेंज. सो हम जब बात करते हैं जब ग्रोथ की और डेवलपमेंट की, दोनों अलग अलग चीज़ है. क्योंकि जो ग्रोथ है दैट इज़ द यू कैन से दैट इज़ द यूजुअली क्वान्टिटेटिव इन नेचर, लाइक दी वेट एंड हाइट, उसको आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं. सो इट इज़ टू बी ऑर्गेनिक चेंज, ग्रोथ जो होती है. एंड दी हम जब बात करेंगे डेवलपमेंट की, सो दैट रेफर टू द फंक्शनल और द नॉन ऑर्गेनिक चेंज, एंड इट इज़ यूजली क्वालिटेटिव इन नेचर. और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जो ग्रोथ होती है वो उसका नेचर कैसा है, क्वांटिटिव होता है कि आप मेजर कर सकते हैं वेट को, हाइट को, बट यू कांट मेजर द डेवलपमेंट बिकॉज इट्स अ प्रोसेस. सो चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ओवरऑल टिल दे अटेन द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स. जब तक इस उम्र तक वो डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ द इनेबिलिटी बायोलॉजिकली और दी कॉग्निटिव, मतलब मानसिक रूप से और वो शारीरिक रूप से भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने एबल नहीं होते हैं कि वो फंक्शनिंग कर पाएँ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग डिपेंडेंट रहते हैं. इसी वजह से बच्चे पेरेंट्स के ऊपर है टिल द एज ऑफ 10 to 12. नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग दिस चाइल्ड डेवलपमेंट? कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को? सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर लाइक द पेरेंटिंग एंड कल्चर दैट अफेक्ट द मेंटल, फिजिकल, यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. बच्चे का जो विकास होता है फिजिकली, मेंटली, वो अफेक्ट होता है किससे? सही तरीके से पेरेंटिंग अगर हो, कल्चर जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज ये द पेरेंट, अगर जो पेरेंट है वो निगलेक्ट करेंगे बच्चे को, देन दे आर द अनेबल टू यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल. और जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, दीज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली आल्सो डिसाइड अबाउट द न्यूट्रिशन, द स्कूलिंग. सो दीज आर द फैक्टर. नेक्स्ट, हियरिंग लिसनिंग एबिलिटी. जो हियरिंग मैथड यू कैन से अडोप्टेड बाय द पेरेंट्स और जो टीचर होते हैं, दैट इज़ टीचर्स अफेक्ट द लर्निंग एबिलिटी. बच्चों में जो होती है लर्निंग एबिलिटी आती है टीचिंग के माध्यम से, और जो हियरिंग एबिलिटी जो मेथड्स होते हैं वो अडोप्ट होते हैं पेरेंट्स के द्वारा. सो नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स. और उसके साथ बात करें, जैसे जेनेटिक्स फैक्टर भी होते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर बात करें मेंटल और फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है. जेंडर आल्सो इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर by the treatment of parents and society. Says like boys are given more preferences as compared to girl child. So these are the important factors surrounding of the child. So that has have very impact on the development. For instance, child living in the posh area has the supportive environment as compared to the child living in the slums. So these are the main important factor for the development of the any child. Now what are the principle of the child development? So let's understand this is the growth pattern follow a genetic sequences. So these are the principle basically you can say कि हम बात करें अगर ग्रोथ पैटर्न की, तो जेनेटिकल जो सीक्वेंस होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के माध्यम से जो एक्वायर किए जाते हैं, जो मतलब जो जेनेटिक्स होता है बच्चों का, पेरेंट्स से आता है, तो उसके माध्यम से उनका ग्रोथ होता है. जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स से होते हैं, उनकी अगर हाइट कम है तो बच्चों की हाइट, मतलब कुछ लोगों की होती है, कुछ लड़के या कुछ लड़कियां जो उनकी हाइट ज़्यादा भी हो जाती है. बट ऐसा देखा गया है कि जेनेटिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स से आ जाती हैं. ऑल इंडिविजुअल्स आर द डिफरेंट. और ये भी सही बात है कि जो हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट है, एंड द सिस्टम एंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ग्रो एट अ डिफरेंट रेट.
और जो जैसे ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रेट पर ग्रो करता है, उसका फंक्शनिंग डिफरेंट तरीके से होती है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल है डिफरेंट. सो ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड द फ्यूचर. एंड मतलब हर एक फेज़ का एक बोल सकते हैं कि जैसे बच्चों का विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ट्रेंड्स का मतलब होता है जो लक्षण जो कि जन्म से आपको मिलते हैं, इनहेरेंट रहते हैं, वो फीचर. सो द डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस. ऑफ कोर्स तो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक कोई बच्चा है कि वो 4 साल का है तो 2-3 साल कंटिन्यूस एक ही फेज में रहेगा. दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. इंडिविजुअल्स डेवलप एट अ यूनिफाइड होल. मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपका हाथ प्रोग्रेस कर रहा है या फिर डेवलप कर रहा है, आपका बॉडी का कोई एक पार्ट है डेवलप कर रहा है, ऐसा नहीं होता है. पूरी बॉडी यूनिफाइड वे में पूरा डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का. सो दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज अ यूनिफाइड लेवल. So these are the principle of the child development. Now let's understand some of the demographic profiles about the children's. So as per the 2011 census, India has with a population of 121.1 crores. अब तो बढ़ के बहुत ज़्यादा होगी. सो नेक्स्ट देखते हैं द एज ग्रुप. अगर बात करें 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी पॉपुलेशन 16.45 करोड़ है, और 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की जो है 37.24 करोड़ है. इनको एक बार आप बस पढ़ लेना. Next, when we talk about the sex ratio, so from the birth to the 6 years, that is the 918, and 0 से लेकर 14 साल के बच्चों का सेक्स रेशियो देखें तो 916 है, एंड ऑल एज का देखें तो 943 है. So the sex ratio for the children is from 0 to 6 years is that is 970 in the Meghalaya, in Mizoram, and that is relatively better as compared to the lowest in the Haryana. हरियाणा में कितना है 834 as per the 2011 सेंसस. ये जो यहाँ पर फिगर दिए गए हैं एक बार कंफर्म देख लेना एक बार गूगल पे, क्योंकि अब मैंने जो यहाँ पर जो हो सकता है कभी कभार कि मिस टाइप हो जाता है. सो काइंडली आप एक बार कंफर्म कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो. द नंबर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन इन द एज ऑफ 10 to 19, दैट इज 46.2 lakhs. सो दीज आर द फिगर. ओके, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है बस. नाउ लेट अंडरस्टैंड द चाइल्ड प्रोटेक्शन. Child protection means just to protect from the vulnerability or harmful situations to the children. बच्चों को harmful situation से उनको प्रोटेक्ट करना, या किसी प्रकार की vulnerability है that should be reduced, और एक से बच्चों को वहाँ से उस रिस्क से सेव करना, उसको बोलते हैं child protection. That is very simple. Now let understand the, or also you can see the child protection like the ensure the social security, also one of the important you can say, and provide the support system to children's and ह्यूमन राइट्स फॉर एवरी. जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड लेबर किया, वो कुछ काम करते हैं फैक्ट्री में इस प्रकार का, तो उनको वहाँ से बचाना. ह्यूमन राइट्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर. एंड द चाइल्ड फ्रॉम द रिस्क डेंजर ऑफ द लाइफ, एंड आल्सो reduce their vulnerability from the harmful situations. So these are the you can include in the child protection. Now let understand the child labor. So basically child natural place of the children is in school. जनरली अगर बात करें सिंपल भाषा में तो बच्चों की जगह जो कहाँ है नेचुरली वो होनी चाहिए स्कूल में, और यू कैन सी द प्ले ग्राउंड. बट ऐसा देखा गया है अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द जो बेसिक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों को मिल नहीं पाती हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा कहीं पर लंबे समय तक काम करते हैं, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इम्पेयर्ड विजन होता है बिकॉज ऑफ द लेबर वर्क, बहुत सारे जो काम करते हैं. सो मेल न्यूट्रिशन, इम्पेयरमेंट विजन, डिफॉर्मिटीज, स्क्वास फ्रॉम द सिटिंग लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक क्राउड वर्क प्लेस में वो काम करते रहते हैं. सो बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं लाइक द सीरीज रेस्पिरेटरी डिजीज, टीबी, कैंसर. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे फेस when they involve in the child labor. So the following some of the important some of the situations in which children are engaged in the work like agriculture sector, hazardous industry, occupation. बहुत सारी कंपनियां जो इंडस्ट्री होती हैं वहाँ पर बच्चे काम करते हैं. स्मॉल इंडस्ट्री, वर्कशॉप, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ऑन द स्ट्रीट, रेज पिकर्स, पोर्टर्स, वेंडर्स, ये सही पर यहाँ बच्चे काम करते हैं. इस वजह से उनकी सिचुएशन जो होती है दे आर मोर वल्नरेबल टू देयर हेल्थ, एंड सो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिजीज हो जाती हैं. नाउ दी नेशनल पॉलिसी ऑन द चिल्ड्रन. अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो कि सरकार के द्वारा बनाई गई थी ताकि बच्चों को है उनका प्रॉपर विकास हो, चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जो कुछ पॉलिसी हैं उनको प्रॉपर तरीके से, और समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जा सके. सो द नेशन हैज़ इम्प्लीमेंटेड नंबर ऑफ द चाइल्ड सेंट्रिक पॉलिसी दैट इज एड्रेसिंग द इशू ऑफ द चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन. द इम्पोर्टेंट अमॉन्ग दैम दैट लाइक द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑफ द चिल्ड्रन 2016. सो इसको लाया गया था. सो दिस वाज लॉन्च इन द परस्यूट ऑफ वेलबिंग ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों के भले के लिए, उनके
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके विकास के लिए ये जो है ये प्लान लाया गया था इन 2016 टू प्रोवाइड द रोड मैप दैट लिंक द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव टू द actionable strategy under the 4 key priority axes. So the aim of this is to establish the effective coordination and convergence among all the stakeholders. जो भी stakeholders इन्वॉल्व होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, सिविल सोसाइटी है, सभी के सभी जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन हो पाए उनके बीच में, ताकि सही तरीके से जो है बच्चों के सर्वाइवल और उनका डेवलपमेंट और विकास उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको जो इशू है उनको एड्रेस किया जा सके. सो द नेक्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013, और जो 2013 में ये नेशनल पॉलिसी लाई गई थी, तो इसका जो मैन बोल सकते हैं कि अडेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ UNHCRC एंड आइडेंटिफाई राइट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 4 की प्रायोरिटी एरिया. बेसिकली 4 जो की एरिया थे उन पर फोकस किया गया था थ्रू दिस नेशनल पॉलिसी, लाइक द सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, शिक्षा पे फोकस करना, विकास करना, उनका प्रोटेक्शन एंड द पार्टिसिपेशन. सो दीज आर द 4 important की, or you can say the key important area that is focus. Next, the national policy for children 13 reaffirm that every child is a unique and supremely important national assets. वही इसी नेशनल पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया था. मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था शायद किसी एक यूनिट 7 में, कि जहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि इस पॉलिसी में, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 में, कि जो बच्चे हैं वो नेशनल एसेट्स हैं. ओके, दैट इज़ वेरी सुप्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री. And a special measure and the affirmative action that is required to diminish or eliminate the condition that cause the discrimination. बच्चों के अगेंस्ट में होने वाली, बोल सकते हैं, जो भी उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सो उसको रोकने के लिए और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जाए और स्पेशल मेजर लेना चाहिए थ्रू दिस पॉलिसी. ये इसमें मेंशन था. ये इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ है कि आपको याद करना है कि जो पॉलिसी है, 2013 की जो पॉलिसी थी, उसमें कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट एरियाज थे, ये आपको याद कर लेना है. ओके, और सॉरी, नेक्स्ट नेशनल प्लान फॉर द एक्शन ऑफ फॉर चिल्ड्रन 2016, इसमें भी जो 4 इंपॉर्टेंट की एरियाज़ हैं. और आपको इसमें बस इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉस्को एक्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना. सो दिस द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट बिल 2019 was passed in August 2019. सो ये जो अपडेटेड है, इसमें बदलाव किए गए थे पहले पुराने वाले में, 2012 वाले में, और इसमें कुछ नए नए प्रोविजंस किए गए थे. उसके माध्यम से उसको देख लेते हैं क्या क्या की प्रोविजंस थे पोस्को एक्ट के 2019 के. सो द एक्ट सीक्स टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस सच एज द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी. तो इन सब से बच्चों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि, अच्छा आप पॉस्को का फुल फॉर्म याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, जो प्रोविज़न है इस पॉस्को एक्ट में, दैट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सो जिन बच्चों की उम्र 16 साल से कम होती है, अगर उनके साथ किसी प्रकार का कोई पर्सन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, देन उसको 20 साल से ज़्यादा की सज़ा भी हो सकती है. एंड इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट दिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया. पहले 7 साल था, उसको 10 ईयर कर दिया गया. एंड इट इज़ आल्सो प्रोवाइड फॉर विद द imprisonment between 20 years to the lifetime, okay, with a fine also. Next provision, that is the aggravated penetrative sexual assault. So this bill added 2 more ground to definition of the aggravated penetrative result sexual assault. The first that is the assault resulting in death of the child. और जैसे अगर assault किया जाता है और बच्चे की डेथ हो जाती है. और दूसरा इसमें है assault committed during natural calamity और इन एनी सिमिलर सिचुएशन ऑफ वायलेंस. जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है फैमिली में, या फिर कोई जैसे कि कहीं पर कोई हैजार्डस प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि कहीं पर बाढ़, या बोल सकते हैं कि सुनामी आ जाना. तो ये क्या नेचुरल कैलामिटी जो अचानक हो जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में अगर प्रॉब्लम है उसमें, अगर किसी प्रकार से बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का असॉल्ट कमिट किया जाता है, तो ये जो दोनों के दोनों इसको ऐड कर दिए गए इस बिल के माध्यम से. दैट इज कम अंडर द एग्रीवेटेड, ओके, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. सो इट आल्सो इंक्रीज द मिनिमम पनिशमेंट फ्रॉम 10 ईयर टू 20 ईयर. इसमें उम्र जो बढ़ा दी गई है, 10 साल से 20 साल की इम्प्रिजमेंट रहेगी, इसमें पनिशमेंट मिलेगा. मैक्सिमम पनिशमेंट टिल द डेथ पेनल्टी आल्सो. थर्ड प्रोविजन, दैट इज द एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट.
This bill added two more offense to the definition of aggravated sexual assault. That is the assault committed during natural calamity. Okay, and next that is the administrating or help in the administering any chemical substance or any hormones to child for the purpose of attending early sexual. मतलब ये है कि किसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का इंजेक्शन या इस प्रकार के जो मेडिकल सब्सटेंस देना, केमिकल सब्सटेंस देना, ताकि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उनकी जल्दी आ जाए, अर्ली एज में आ जाए। तो इस प्रकार के अगर किसी का काम किया जाता है तो दैट इज कम अंडर दिस बिल। नेक्स्ट है चाइल्ड फोर्नोग्राफी दिखाना, या बोल सकते हैं दिस बिल डिफाइन द चाइल्ड फोर्नोग्राफी एज एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट दैट इन्वॉल्व चाइल्ड सच फोटोग्राफ्स, वीडियो, डिजिटल, मतलब किसी भी माध्यम से फोटोग्राफ दिखा करके, वीडियो दिखा करके, या कोई डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखा करके, ये है ये दैट इज कम अंडर द चाइल्ड फोर्नोग्राफी। and from the actual child it is also enhanced punishment for the certain offense related to child pornography। मतलब जैसे कि किसी बच्चे की उसकी जो फ़ोटो को बदल देना, उसमें चेंज कर देना कंप्यूटर जनरेटेड, तो ये सब दैट इज कम अंडर द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एंड सो नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल, जैसे कि जो वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, इस प्रकार की चीज़ें जो है जो इसको कंटेन करता है, स्टोर करता है, एट इंक्रीज उनके लिए पनिशमेंट जो है उसको ही बढ़ा दिया गया है फॉर दी पोर्नोग्राफिक मटेरियल विद दी इम्प्रिजमेंट बिटवीन 2 ईयर टू 3 to 5 ईयर्स, 3 से 5 साल तक, और उसके साथ ही साथ फाइन भी लगेगा इसके साथ। तो ये कुछ प्रोविजन जो कि ऐड किए गए पॉस्को एक्ट में, 2012 के एक्ट में चेंज किए गए थे, और जो 2019 में आया था उसके ये प्रोविजन है, इसको आपको याद कर लेना है एटलीस्ट। इनकी जो मेन प्रोविजन उनको याद कर लेना बस एटलीस्ट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव टुवार्ड द चाइल्ड राइट्स। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए बच्चों के अधिकारों के लिए। द फर्स्ट वन दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, कन्वेंशन ऑन द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वीमेन 1952, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द चाइल्ड एंड पॉलिटिकल राइट 1966, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट 1966, एंड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1989। ये जो है दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको याद कर लेना, इस वाले को और इस वाले को। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 20 नवंबर 1989 को, और दैट इज कमिंग टू फोर्स 2 सितंबर 1990। इसमें जो कब अडॉप्ट किया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी आपको दोनों पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन से राइट जो इंक्लूड किए गए हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अंडर द टर्म ऑफ कन्वेंशन, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू मीट चिल्ड्रन बेसिक नीड एंड हेल्प देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। इसमें ऐसे कन्वेंशन किए गए कि जो सरकारें हैं डिफरेंट कंट्री की, उनको ज़रूरत है कि वो बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए काम करें, और उनको कोशिश करें कि वो अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ बच्चे, उनको इतना उनकी बेसिक जो नीड्स हैं, जो राइट्स हैं, उनको प्रोवाइड करें। तो कौन कौन से राइट हैं? दैट इज़ अ लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, दैट इज़ नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेंस, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट, एजुकेशन प्रोवाइड करना उनको बच्चों को ताकि वो फुल पोटेंशियल यूज़ कर पाएँ अपना, एंड बी रेज बाई एंड हैव द रिलेशन विद देयर पेरेंट्स एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड टू बी लिस्टेड टू। तो ये सभी के सभी क्या अधिकार हैं बच्चों के, इनको ताकि वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ और अपने जो फुल पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर पाएँ बच्चे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो कि इंक्लूड किए गए थे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चिल्ड्रन में। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू दी फीमेल फ्यूटिसाइड्स, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो हैं यहाँ पर मेंशन किए गए एक्ट। द फर्स्ट एक्ट दैट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। So this act legalize induced abortion by the qualified doctor on the humanitarian और medical ground। बेसिकली अगर बात करें तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है कि जो एबॉर्शन कराने के लिए, तो उसको लीगलाइज कर दिया गया था, बट इसका मिस यूज भी होता है आज के समय में। सो दिस इज़ द प्राइमरली अ वेलफेयर मेजर टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वीमन थ्रू इट हैज़ द फैमिली प्लानिंग एस्पेक्ट्स। So women has induced abortion through the qualified peoples. The service is available free in the public hospitals, and all the document and kept confidential before undergoing surgery. If the patient is in the minor or the unsound mind, written consent of the guardian is necessary। मतलब सिंपल है कि ये जो एक्ट आया था इसकी ईयर याद कर लेना, और इसमें ये है कि जो बोल सकते एबॉर्शन को क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा एक लीगलाइज कर दिया गया था, बट इसका मिसयूज भी होता है। सो ये भी आपको इस एस्पेक्ट को भी याद रखना है। नेक्स्ट प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब सिंपल है
कि जो लोग पहले जो बच्चे के जन्म से पहले ही चेक करा लेते हैं कि लड़का है लड़की, तो ये जो मिसयूज हो रहा था इस चीज़ का, तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1994 में, दैट इज़ दी प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ओके, रेगुलेशन एंड दी प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994, और इसको इनेक्ट किया गया था 1 जनवरी 1996 में। तो इसकी ईयर जो है आपको याद कर लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And this act prohibit the determination and disclosure of sex of the fetus, and it is also prohibited any advertisement relating to the prenatal determination of sex and the अगर बात करें पनिशमेंट की, तो इसमें प्रिस्क्राइब किया गया था पनिशमेंट को फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ इट्स प्रोविजन। जो प्रोविजंस थे इस एक्ट में, अगर उसकी उल्लंघन कोई करेगा तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट भी मेंशन किए गए, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट अप टू द 5 ईयर और लगभग 1 लाख रुपए का फाइन। In addition to the cancellation of the registration license in the case of medical professional, और अगर बात करें कि अगर वो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, उनके द्वारा अगर ऐसा कोई उनके द्वारा अगर ऐसा कोशिश की गई चेक करके बताने की, तो उन पे भी फाइन है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो लाइसेंस है कैंसिल हो सकता है। सो दीज आर द प्रोविजंस फॉर दिस एक्ट, प्री नेटल एंड द प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट 1994। नेक्स्ट है चाइल्ड रिहेबिलिटेशन थ्रू द नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्शन, और कारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा था। कारा का फुल फॉर्म क्या है? कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। सो इसको सेटअप किया गया था स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है कि पार्लियामेंट के एक्ट से लाया गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मतलब यह कि संविधान में इसमें लिखित नहीं होता है, बट इसको पार्लियामेंट के एक्ट से इसको लाया जाता है। इसके पास कुछ अधिकार होते हैं, इसके पास रेगुलेटिंग कुछ अधिकार होते हैं, पावर होती है, उनको देख लेते हैं। Central Adoption Resource Authority that has been set up by as a statutory body as per the provision under Section 68 of the Juvenile Justice Care and Protection Act। इस एक्ट के अंतर्गत इसको Section 68 के अंतर्गत लाया गया था। इन टू फंक्शन एज अ नोडल बॉडी, ये जो बॉडी है कारा एज ए नोडल बॉडी काम करती है एट नेशनल लेवल, ताकि इसके माध्यम से जो है जो इंडियन चिल्ड्रन है उनको अडॉप्ट करना, उनका प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन हो सके, और इस सब चीज़ को देखने के लिए इस बॉडी को बनाया गया था। एंड दी प्रमोट इन कंट्री अडॉप्शन एंड टू फैसिलिटेट इंटर स्टेट अडॉप्शन इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी। जो भी स्टेट एजेंसी हैं, जो डिफरेंट बॉडी अथॉरिटी होती है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। अगर जो इंटर स्टेट जो अडॉप्शन हो रहा है, जैसे कि दूसरे स्टेट में बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है विद इन द कंट्री, एंड तो कंट्री में प्रमोट करना है अडॉप्शन को, ताकि बच्चों का भी, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, तो उनका भी अच्छे से ख्याल, मतलब जो न्यू जो पेरेंट्स को जो अडॉप्ट करेंगे उनको, तो वो उनको फैसिलिटेट कर पाएँ और प्रॉपर तरीके से उनका अडॉप्शन हो सके। तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाए गए हैं। रेगुलेट द इंटर कंट्री अडॉप्शन आल्सो। अगर बात करें इंटर कंट्री अडॉप्शन की, तो उसको भी रेगुलेट करना, क्योंकि अगर अडॉप्ट कर लिया गया मान लो किसी के द्वारा, तो क्या पता वो किस प्रकार से उनसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनको रखा गया है, बच्चों को किस कंडीशन में रखा गया है। तो ये रेगुलेट करने के लिए ये बॉडी बनाई गई थी, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो एडॉप्शन है उसको रेगुलेट कर पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ। फ्रेम रेगुलेशन ऑन द एडॉप्शन ऑन द रिलेटेड मैटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर देखते रहना, चेक करते रहना, दैट इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट, कैरी आउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी अंडर द हॉग कन्वेंशन। ये कन्वेंशन बेसिकली बनाया गया था कि जैसे कि दो अलग अलग कंट्री में, एक कंट्री का बच्चा है और उसको अडॉप्ट किया गया दूसरी कंट्री के पेरेंट के द्वारा, तो उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा प्रॉपर तरीके से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए, ये जो है हॉग कन्वेंशन था। तो इसको ये जो है, ये जो कैरा है, दैट इज़ गोइंग टू बी कैरी आउट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी अंडर दिस कन्वेंशन, ताकि जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड आल्सो फॉर द कोऑपरेशन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटर कंट्री अडॉप्शन। So these are the provisions of this. Now the Child Labor Provision and Regulation Act Amendment Act 2016, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी ये जो ईयर है इसको याद कर लेना आप। एंड अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट इन दिस एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ हु वायलेट द एक्ट। मतलब अगर इस एक्ट को, जैसे कि इस एक्ट में ऐसे प्रोविज़न है कि अगर उनको वायलेट किया जाता है, तो जो भी वायलेट करेगा एम्प्लॉयर, जैसे कि किसी कंपनी का मालिक है या जो उनके एम्प्लॉयर हैं, अब अगर उनके जो भी एक्ट के प्रोविजन से उनको वायलेट करते हैं, तो उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। तो देख लेते हैं क्या क्या है। इट विल आल्सो मेक द एम्प्लॉय एनी चाइल्ड और एडोलेसेंट इन कंट्रोवेंशन ऑफ द एक्ट कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है, अगर बात करें इसका मतलब होता है संज्ञान में लेना, कि अगर किसी ने एम्प्लॉय चाइल्ड और एडोलेसेंट किसी ने भी जो है एक्ट को कॉन्ट्रोवेंशन मतलब होता है उल्लंघन किया, तो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसको संज्ञान में लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा।
The act also allow the government to bar the employment of the adolescent that are working in any hazardous condition. अगर वो किसी प्रकार की hazardous condition में, जैसे कि किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पर स्पेस कम है, वहाँ की हेल्थ हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वहाँ पर जो एक्ट है ये अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है उसको रोका जा सके और एनी एडोलेसेंट, और जो मतलब काम करता है वहाँ उसके लिए, अगर वो कंडीशन ठीक नहीं है तो। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टे होम्स, दैट इज़ कॉल्ड SSH। तो ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम चलाया गया था फॉर द वीमेन एंड गर्ल्स, दैट इज़ बीन अंडर द इम्प्लीमेंटेशन सिंस 1969 टू प्रोटेक्ट द एंड रिहेबिलिटेट दी दोज हु आर सोशल। मतलब ये सिंपल भाषा में बोले तो ऐसी महिलाएं और ऐसी बच्चियां जो सोशली एक्सप्लॉइट हो रही हैं या किसी प्रकार से फैमिली प्रॉब्लम्स में है, मेंटल स्ट्रेस है या किसी प्रकार का समस्या है, तो उनके लिए सरकार के द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए थे कि उनको एक टेम्प्रेरी बेसिस पे शॉर्ट स्टे होम प्रोवाइड किया जाए ताकि उनको प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट किया जा सके। सो ये है शॉर्ट स्टे होम। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको लिस्ट बना के दे दी, आप इसको याद कर लेना। 1979 में गुरुप्रसाद स्वामी कमेटी वाज एस्टेब्लिश टू स्टडी द एंड टैकल द चाइल्ड लेबर इशू। इस बच्चों के इशू मतलब लेबर को लेकर के जो इशू है उनको स्टडी करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। और एग्जाम में अगर आ जाए तो याद कर लेना ईयर। एंड चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1986, और 2016 में वापस में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। एंड दैट इज़ प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14। 14 साल से छोटे बच्चों को जो उनका एम्प्लॉयमेंट होता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे इन 2016। एंड 2017 द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स ब्रॉड फ्रेमवर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और भी कुछ नए नए प्रोविजंस किए गए थे इसमें, तो ये आपको याद कर लेना ईयर इनकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटेड टू दी फॉस्टर केयर। सो जैसे कि किशोरी शक्ति योजना KSY, इसको याद कर लेना। ये जिन लड़कियों की उम्र 11 साल से 18 साल है उनके लिए, दैट इज़ फॉर देयर न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस के उसको इम्प्रूव करने के लिए इस योजना का मेन उद्देश्य था। ओके, आल्सो टू इक्विप दैम टू इम्प्रूव द अपग्रेड देयर होम बेस्ड और वोकेशनल स्किल्स एंड टू प्रमोट द एक ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका एक ओवरऑल विकास हो सके, लाइक पर्सनल हाइजीन, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, मैनेजमेंट, हेल्थ, ये सभी चीज़ों को, इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना, ये स्कीम का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है राजीव गांधी स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, दैट इज कॉल्ड एज RGCAG। और ये कौन से, इसको सबला भी बोलते हैं। ये जो स्कीम है इसको एग्जाम में आया था, आपने देखा ही होगा। सो बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें नियर अबाउट 205 डिस्ट्रिक्ट थी, उसको सिलेक्ट किया गया था डिफरेंट स्टेट और UT को इस स्कीम के अंतर्गत, और वहाँ पर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज कॉल्ड सबला। सो द स्कीम सबला एम टू एम्पावरिंग द एडोलेसेंट गर्ल, जो 11 साल से 18 साल की जो उम्र होती है, तो दैट है थ्रू दी न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, लाइफ स्किल एजुकेशन। मतलब इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य था कि न्यूट्रिशन को, हेल्थ को और लाइफ स्किल को, इस एजुकेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों को एम्पावर करना जिनकी उम्र 11 साल से 18 साल है, मतलब एडोलेसेंट एज में है। सो स्कीम सबला हैज़ टू मेजर कंपोनेंट, दैट इज द न्यूट्रिशन एंड दी नॉन न्यूट्रिशन। इन सब मेन कंपोनेंट इसके यही है, इस पर मेन फोकस किया गया है। ना सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। टू सेविंग दी स्कीम टारगेटेड एट अ पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं गर्ल चाइल्ड के, उनके लिए स्कीम के, ताकि वो कुछ सेविंग कर सके अपनी लड़कियों के लिए। तो स्कीम इनकरेज पेरेंट टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन, बच्चियों की एजुकेशन के लिए, मैरिज एक्सपेंस के लिए। सो उसके लिए वो इसको सेव कर पाए, उसको इनकरेज करने के लिए स्कीम लाया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015। ईयर आपको याद करना है, जितनी भी स्कीम है उनकी ईयर आपको याद करना है, ईयर बहुत पूछा जाता है। कुछ लेजिस्लेटिव है मेजर देखते हैं, इसमें कुछ बच्चों को लेकर के क्या क्या कानून कदम उठाए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शारदा एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट, आल्सो कॉल्ड एज शारदा एक्ट, रेस्ट्रिक्ट द चाइल्ड मैरिज अंडर दिस एक्ट लीगल एज ऑफ मैरिज, जो 18 साल थी मेल के लिए और 16 साल थी फीमेल चाइल्ड के लिए। एंड चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट 1976, इसमें जो है जो उम्र थी उसको बढ़ा दिया गया था फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स एंड फॉर बॉय एंड 18 to 21 ईयर्स। तो ये जो ईयर है इसको याद कर लेना होता है आपको, बिकॉज ईयर पूछ लिया जाता है कि शारदा एक्ट में कितनी एज है और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट 1976 में कितनी एज है, तो ये आपको याद करना होगा।
provision of Child Marriage Act 2006. So this act basically for the provided to boys and girls forced into the child, अगर कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, दैट इज चाइल्ड मैरिज एज ए माइनर, सो जो अडल्ट होते पहुंचने से पहले पहले ये शादी दैट इज गोइंग टू बी नल एंड वॉइड, अगर वो उनकी कंसेंट से शादी नहीं हुई, अगर वो चाहते हैं दैट, तो द सर्कमस्टेंसेस मैरिज ऑफ माइनर्स कैन बी नल एंड वॉइड बिफोर दे रीच अडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट है सोशल वर्क इंटरवेंशन विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ किस प्रकार से सोशल वर्क इंटरवेंशन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया, फैमिली के साथ, इंडिविजुअल के साथ और ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डिस्कस किया। लेट अंडरस्टैंड दिस आल्सो। द फर्स्ट स्टेज दैट इज द स्टडी फेज। जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे इंटरवेंशन में हम लोगों ने देखा कि पहली स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज दैट इज द स्टडी फेज, मतलब पहले हम स्टडी करते हैं, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उस समस्या को लेकर के उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको गैदर करेंगे। नेक्स्ट फेज दैट इज द एनालिसिस फेज। अब आपके पास जो भी कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है प्रॉब्लम को लेकर के, उसको आप एनालाइज करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे समस्या के क्या क्या एस्पेक्ट हैं, एंड देन यू मेक सम प्लान टू एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम किस प्रकार की है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसको प्रियोरिटी देखते हुए उसको आप कुछ प्लान बनाएंगे, यू कैन से द प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट हेल्पिंग फेज। सो हेल्पिंग वुड डिफर अकॉर्डिंग टू द नीड्स, किस प्रकार की नीड है उसके अनुसार जो है उसको हेल्प दी जाएगी। इफ़ इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिपेंड करता है किस प्रकार की समस्या है उसके अनुसार उसको हेल्प दी जाती है। नेक्स्ट टर्मिनेशन फेज। सो दिस इज द लास्ट फेज, यू कैन से आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन। जिस प्रकार से आपने जो प्लान ऑफ एक्शन के माध्यम से इंटरवेन किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना। सो इफ़ द सोशल वर्कर फाइंड दैट देयर इज द एनफ पॉजिटिव चेंज, और ऐसा काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखा गया है, देन जो इंटरवेंशन है दैट इज गोइंग टू बी एंड और यू कैन से टर्मिनेट द फेज। सो ये है पूरा प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन द इंटरवेंशन व्हेन द सोशल वर्कर इंटरवीन विद द चिल्ड्रन। सो दीज आर द फेज फॉर दिस। So this is all about this video. Thank you very much for today's discussion and take care.